मैथ्रायनी आईएएस के यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इसके पहले हमने आपको साइंस में, जनरल स्टडीज़ के साइंस में इनवर्टिब्रेट में प्रोटोजोआ और पिरिफेरा का चैप्टर पढ़ा दिया हुआ था और अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको सिलेंट्रेटा एवं उससे आगे जो फाइलम 3 होगा। अब ध्यान देंगे दोस्तों कि ये जो पढ़ाई है ये जनरल कॉम्पिटिशन, दरोगा, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी इत्यादि के लिए ध्यान में रख के ये बनाया गया सिलेबस का है। तो इससे आप बहुत डीप में नहीं ले जाएंगे, हम उतना ही पढ़ाएंगे आपको जितना पूछता है। तो ध्यान रखेंगे, आपको प्रोफेसर नहीं बनना बल्कि आपको कॉम्पिटिशन कम्पीट करना है। तो मैं डॉक्टर लाल और मेरे साथ आप लोग शुरू हो जाइए आगे की तैयारी के लिए। तो बोर्ड पे काम कम से कम करेंगे अभी हम लोग। सिंपल आपको कुछ मेन पॉइंट नोट करना, उस पर ध्यान देना है। तो सिलेंट्रेटा फाइलम 3 है। सिलेंट्रेटा यानी कि सॉफ्ट बॉडी पहला फीचर, एक्वेटिक यानी जलीय जीव दूसरा फीचर। इसमें कुछ को छोड़कर अधिकांश समंदर के खारे जल में यानी कि मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। मेजर चीज, इसके बॉडी के दो रूप होते हैं, एक को बोलते हैं पॉलिप, एक को बोलते हैं मेडुसा। यानी एक ही सजीव इसमें पॉलीमॉर्फिज्म शो कर सकता है। यानी पॉलीमॉर्फिज्म यानी कई तरह का शारीरिक फीचर, आकार शो कर सकता है, ये ध्यान रखेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म सिलेंट्रेटा का एक बहुत बड़ा गुण है, नोट कर लेंगे, जिसमें एक है पॉलिप, जैसे ये उंगली हुआ ना सिलेंडर जैसा, एक हुआ पॉलिप और इसके चारों ओर से स्पर्शिका लटकी हुई होती है और बीच में एक छेद होता है। छेद से पानी अंदर जाता है, पानी बाहर निकलता है और उसमें जो भी जीव होते हैं या छोटे छोटे कोशिकीय जीव होते हैं उसको ये स्पर्शिकाएँ जो हैं स्टिंग मारती हैं और खा लेती हैं। ये हो गया पॉलिप। एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा। लेकिन एक रूप होता है उसी का मेडुसा। अगर पॉलिप जो सिलेंडर को दबा देंगे आप तो ये ऐसे छतरी के आकार का बन जाएगा, कैसे, गोल, और नीचे इसमें स्पर्शिकाएँ ऐसे लगी हुई होंगी। तो जैसे आप लोग बोलते नहीं हैं डीआर धोनी रिव्यू सिस्टम क्रिकेट वाला, वैसे ही को ऐसे कर लो तो ये हो गया मेडुसा। ऊपर छतरी आकार का और एक डंडा नीचे लगा हुआ, ये है मेडुसा आकृति, जिसका कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका जेली फिश। तो ध्यान दें कि दो तरह का पॉलिप यानी सिलिंड्रिकल और मेडुसा यानी छाते जैसे आकार का इसका संरचना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। चलिए, अच्छी बात है। अब एग्जाम्पल में आ गया इसका हाइड्रा, दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसका जेलीफिश, इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वार भी कहते हैं, और फाइसेलिया। तो तीन एग्जाम्पल रखेंगे, हाइड्रा, फाइसेलिया और जेलीफिश यानी पुर्तगीज मैन ऑफ वार। अब ध्यान देंगे दोस्तों कि जो सिलिंट्रेटा का जो ये, चाहे वो पॉलिप में स्पर्शिकाएँ हों, चाहे वो मेडुसा में नीचे लटकी हुई स्पर्शिकाएँ हों, ये स्पर्शिकाएँ जिसको नीडोब्लास्ट भी बोलते हैं, बहुत जहरीली होती हैं, क्योंकि स्पर्शिकाओं में कई सारी कोशिकाएँ, स्टिंग कोशिकाएँ यानी डंक मारने वाली कोशिकाएँ होती हैं, जिसको नीडोब्लास्ट कहते हैं। और उसमें स्प्रिंग जैसा डंक रहता है, जैसे ही कुछ टच में आता है वो डंक तेजी से बाहर की ओर निकलता है और स्टिंग करता है। जैसे मान लो ये अंदर बंद है डंक, जैसे कुछ टच में आएगा तो बाहर निकल जाएगा स्टिंग और डंक करेगा, और उसमें बहुत तीखा जहर होता है। तो जो ये सिलिंट्रेटा के प्राणी हैं, मेंबर्स हैं, ये अपने शिकार को अपने स्टिंग से मार देते हैं या बेहोश कर देते हैं और खा लेते हैं। क्यों जेलीफिश काफ़ी जहरीला होता है और क्यों इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं? क्योंकि अगर आप समंदर में तैरते हो तो ये जेली जैसी रचना से दूर भागना, क्योंकि अगर ये आपके बॉडी में टच किया तो ये हजारों निडोब्लास्ट आपके बॉडी में स्टिंग कर देगा और आपकी मौत भी हो सकती है, और हर साल कई लोग मरते हैं इससे। इसी कारण जेलीफिश को पुर्तगीज मैन ऑफ वार भी कहते हैं। और ध्यान दें कि ये अधिकांश जो पॉलिप होता है ये सेसाइल यानी जमीन पर चिपका हुआ होता है, जैसे हाइड्रा, और जो मेडुसा यानी जेलीफिश जो छतरी आकार का होता है ये पानी में तैरता रहता है, फ्री स्विमिंग। ये हो गया मेडुसा की प्रकृति। बस इतना ही आपको पढ़ना है सिलेंट्रेटा में। उसके आगे हम आएंगे तो फाइलम हो जाएगा आपका हेलमिंथ। फाइलम हेलमिंथ में नोट कर लें, ऐसे मेंबर फाइलम जिसके सभी मेंबर्स परजीवी होते हैं, अर्थात जो अपना पोषण खुद नहीं ग्रहण कर सकते बल्कि किसी और के शरीर में रह करके ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जिसको परजीवी बोलते हैं। इसके दो भाग हैं, पहला प्लेटी हेलमिंथ, दूसरा एस्की हेलमिंथ। यानी हेलमिंथ के दो भाग हैं, पहला प्लेटी हेलमिंथ, दूसरा एस्की हेलमिंथ।
जैसा कि नाम से खबर है, प्लेटी मीन्स चपटा होता है, प्लेट जैसा होता है, चपटा होता है। और उदाहरण हो गया इसका लीवर फ्लूक, टेप वर्म यानी फीता कृमि। तो आपको ध्यान रखना है लीवर फ्लूक किस में होता बीमार करता है, ये भेड़ों को बीमार करता है, और घोंघा इसका इंटरमीडिएट होस्ट है जो फैलाता है। वैसे ही हम फीता कृमि की बात करें तो दो वैरायटी का होता है, एक को बोलते हैं टीनिया सोलियम यानी सुअर से फैलने वाला फीता कृमि, और एक होता है टीनिया सजिनेटा जो गाय से फैलने वाला फीता कृमि होता है। स्पष्ट है कि ये फीता कृमि इंसानों को होते हैं, लेकिन टीनिया सोलियम जो है इसको सुअर फैलाते हैं। ये सुअर के मांस में मौजूद होता है, और जो अधपका मांस अगर कोई इंसान खाया तो वो सिस्टी सर्कस लार्वा जो है वो इंसानों के आंत में आकर के नया फीती कृमि में बदल जाता है। और वैसे ही टीनिया सेजिनेटा जो होता है ये गायों से फैलता है, यानी गाय के मांसपेशियों में गाय के भोजन द्वारा ये इसके एक चले जाते हैं, जहाँ गाय की मांसपेशियों में ये सिस्टी सर्कस लार्वा के रूप में बदल के इकट्ठा पड़े रहते हैं। जैसे ही कोई गाय का मांस खाता है और मरता नहीं है, पका खाता है या कच्चा पका हुआ खाता है या कम पका हुआ खाता है, तो ये सिस्टी सर्कस लार्वा मरते नहीं हैं, बल्कि फूड्स के द्वारा आंत में चले गए, और वहाँ पे फिर ये नए फीता कृमि के रूप में डेवलप हो जाते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथ का एग्जाम्पल याद रखेंगे, लीवर फ्लूक जो भेड़ों में होता है, दूसरा टीनिया सोलियम फीता कृमि जो सुअर से इंसान में फैलता है, तीसरा टीनिया सेजिनेटा फीता कृमि जो गायों से इंसानों में फैलता है। बस अब आ जाएंगे हम लोग एस्की हेलमिंथ पे। तो वो सभी गोल कृमि एस्की हेलमिंथ में आते हैं, लाइक राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म इत्यादि। बस इतना ही याद रखना है। लेकिन एस्की और प्लेटी में दो एक खास अंतर है जो आपको जरूर से पढ़ना चाहिए, कि जो प्लेटी हेलमिंथ होते हैं इसके सभी जीव जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट यानी कि दोनों सेक्स एक ही इंडिविजुअल में होता है, यानी मेल फीमेल अलग नहीं होते हैं, बल्कि मेल फीमेल ऑर्गन एक ही में होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपको इसकी खासियत, प्लेटी हेलमिंथ की खासियत। जबकि एस्की हेलमिंथ में मेल अलग है और फीमेल अलग होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। प्लेटी हेलमिंथ एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स मेल फीमेल दोनों मौजूद होता है, जबकि ये प्लेटी हेलमिंथ में दोनों सेक्स मौजूद होता है, जबकि एस्की हेलमिंथ में मेल अलग है फीमेल अलग है। तो गोल कृमि हुआ या फिर हुकवर्म पिनवर्म में मेल अलग है फीमेल अलग है। ये सभी क्या करते हैं, मनुष्य की आंतों में रहते हैं और पोषण चुरा लेते हैं। अब चूंकि ये पोषण चुरा लेते हैं इसलिए इनमें पाचन तंत्र नहीं होता, क्योंकि ये पचा पचाया भोजन इंसान की आंत से ही चूस लेते हैं। अब एक सवाल जो कई बार पूछ चुका है, ये ध्यान रखें, ये कि आदमी बड़ा से बड़ा मांस या कोई बड़ा से बड़ा पनीर या जो भी खाना खाते हैं आप खा लेते हैं और आंत पचा लेती है, ये तो बड़ा सॉफ्ट क्रीमी होता है, ये क्यों नहीं पच जाता है आपकी आंत में, जिंदा कैसे रह जाता है आपकी आंत में? तो जवाब ये हुआ कि आंत में जो भोजन पचता है, चाहे वो कड़ा मांस हो, पनीर हो, प्रोटीन हो, वसा हो, शुगर हो, कुछ भी पचता कैसे है? एंजाइम की मदद से। तो ये एंजाइम तो कृमि को भी पचा सकता है, लेकिन नोट कर लेंगे प्रत्येक कृमि, चाहे वो गोल कृमि हो, फीता कृमि हो, हुकवर्म पिनवर्म जो भी हो, प्रत्येक कृमि से एंटी एंजाइम निकलता है जो इनको पच जाने से रोकता है। ये इसका एडेप्टेशन है जो इसको आंत में रहने के योग्य बनाते हैं। गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले फाइलम की ओर। फाइलम नंबर 5 होगा आपका एनेलिडा, यानी जिसके बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखता है, वो हो गया आपका एनेलिडा में आ गया। इसका पहला है आपको निराइट्स में, वो हो जाएगा आपका नेरिस। नेरिस यानी एक ऐसा जीव है जो समंदर में रहता है और जिसके आधे शरीर में अलग टाइप के पैर होते हैं, शरीर में अलग टाइप के पैर होते हैं। नेरिस सबका एग्जाम्पल किसका है? एनेलिडा का। दूसरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एनेलिडा का आपका केंचुआ, और तीसरा जोंक। अब कुछ चीज़ जैसे केंचुआ हो गया, जोंक हो गया और नेरिस हो गया, ये एनेलिडा के अंतर्गत आ गई, तो पता है कुछ चीज़ ध्यान रखेंगे केंचुआ के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, तो वही एनेलिडा का उसका फीचर भी हो जाएगा। पहला, बॉडी सेगमेंटेड होगा, क्लियर। दूसरा, इनके शरीर में मेल फीमेल एक में ही होगा। तो केंचुआ में आएंगे तो 14वें से सब सेगमेंट के आसपास में एक मोटा चमड़ा होता है, इसको बोलते हैं क्लाइटेलम। ठीक है ना। ये क्लाइटेलम क्या है? फीमेल पार्ट के ऊपर मौजूद होता है। जब एक रिलीज करता है फीमेल पार्ट तो इसी क्लाइटेलम में आ जाता है, फिर क्लाइटेलम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और 14वें सेगमेंट से आगे में उसके नर जननांग होते हैं जहाँ से स्पर्म रिलीज होता है,
तो क्लैटिलम आगे बढ़ता है, उसमें स्पर्म अपने आप आ जाता है और उसी क्लैटिलम के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्लैटिलम बॉडी से बाहर निकल करके मिट्टी में मिल जाता है, उसमें एक फर्टिलाइज हो गए और ढेर सारा केंचुआ क्लैटिलम को फाड़ करके बाहर निकल जाता है। एक चीज़ याद रखेंगे, प्लस ध्यान रखेंगे इसमें पहली बार, ठीक है, पहली बार इसमें नेफ्रीडिया बन आते हैं, नेफ्रीडिया की उत्पत्ति होती है, नोट कर लेंगे। ये नेफ्रीडिया क्या करते हैं, केंचुआ या एनलिडा में एक्सक्रीशन का काम देखते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और केंचुआ चलते कैसे हैं, तो इनके बॉडी में सीटी नाम की कांटेदार संरचना होती है जिसकी मदद से ये चल पाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, केंचुआ के शरीर में श्वसन, केंचुआ हो, नेरिस हो या फिर जोंक हो, एनलिडा के शरीर में श्वसन कैसे होता है, तो स्किन से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। और जहाँ स्किन इन त्वचा से एक्सचेंज ऑफ गैस होगा फ्रेंड्स, वहाँ त्वचा हमेशा भींगी होनी चाहिए, इसलिए केंचुआ की त्वचा हमेशा भींगी दिखती है। और अगर नमक डाल दिया आपने तो पानी बाहर निकल जाएगा और लैक ऑफ रेस्पिरेशन केंचुआ मर जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे इसमें। अब केंचुआ को अगर आप मारोगे या नेरिस को मारोगे या जोंक को मारोगे तो क्या होगा, इसमें लाल रंग का खून बहेगा। तो क्या इसमें आरबीसी होता है, आंसर होगा नहीं। एनलिडा या खून लाल दिखते हैं क्योंकि इनके खून में हीमोग्लोबिन घुला हुआ होता है, लाल रक्त कणिकाएं नहीं। नोट करना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट जो हम लोग में होता है, वर्टिब्रेट में होता है, वो केंचुआ में नहीं होता। केंचुआ का खून लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन घुला हुआ होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, भूल के भी केंचुआ में आरबीसी नहीं होता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन घुला होने के कारण केंचुआ या एनलिडा का खून लाल रंग का दिखता है, राइट। और केंचुआ में हृदय की उत्पत्ति हो जाती है पूरे इन्वर्टिब्रेट में। एक केंचुआ और एक मोलस्का, ये दो ही, यानी एनलिडा और मोलस्का दो ही जगह हार्ट की कंसेप्ट होती है, जिसमें सबसे पहले हार्ट की उत्पत्ति एनलिडा यानी केंचुआ में हो जाती है, ध्यान रखेंगे। और फाइनल बात जोंक पे आते हैं। तो जोंक अपने वजन का 13 गुना खून अपने परपोषी से चूस सकता है। जोंक एक परजीवी है जो किसी में चिपक करके, भैंस गाय या किसी एनिमल में, खास करके मैमल्स में चिपक करके उसका लाल खून पीता है। तो जोंक जो है ये अपने बॉडी के वजन का 13 गुना खून एक बार में पी सकता है। और एक बार खून भरपेट पी लिया ना 13 गुना, तो ये अगले 3 साल तक बिना कुछ खाए उसको पचाता रहेगा। ये जोंक की खासियत है। और अगली बात जो कई बार पूछ चुका है, जोंक के लार ग्रंथि में क्या निकलता है, हीरोडिनिया नाम का एक रसायन निकलता है जो खून के थक्के जमने से रोकता है। मानो कि जोंक ने भैंस को काटा, खून चूसना शुरू किया और थक्का जम जाएगा, तो फिर तो बार बार काटना पड़ेगा जोंक को ना, मुश्किल होगी खून चूसना उसके लिए। इसलिए क्या करता है, काटता है और काटते ही अपने मुंह का लार जो है ये भैंस के या होस्ट के खून में डाल देता है, जिससे कि वहाँ खून थक्का नहीं जम पाता और ये आराम से भरपेट खून चूस सकता है। तो वैज्ञानिक जो पहले के थे डॉक्टर्स, वो इसी के रसायन हीरोडिनिया का उपयोग ऑपरेशन करने के लिए, खून ना जमे उसके लिए किया करते थे। तो चूँकि ये जोंक जो है इससे हीरोडिन नाम का रसायन निकलता है, इसीलिए इसको हीरोडनेरिया भी बोलते हैं, ध्यान रखना। चलिए, एनलिडा इससे अधिक नहीं पूछेगा। और बाकी क्या कहते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट होता है ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है अर्थवर्म यानी केंचुआ का, ये आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फाइलम आते हैं, इसका नाम है आर्थ्रोपोडा यानी संधिपाद प्राणी। नाम से स्पष्ट, इसके पैर कई तरह के होंगे, एक डिजाइन के नहीं होंगे और आपस में जुड़े हुए होंगे। जनरली फीमर टार्सल में टार्सल इस तरह का रचना होता है उसमें, और ये जिगजैग रूप में इसके पैर आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये हो गया एनलिडा का एग्जाम्पल, सॉरी आर्थ्रोपोडा का मतलब। आर्थ्रोपोडा यानी संधिपाद का मतलब है पैर आपस में जुड़े हैं, लेकिन कुछ फीचर्स इसमें नोट कर लेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमने कह दिया कि इसके पैर आपस में जुड़े होते हैं, इस कारण इसको संधिपाद कहते हैं, क्लियर हो गया। दूसरी बात, प्रत्येक संधिपाद के आर्थ्रोपोडा के शरीर पे जो बाहरी आवरण होता है वो काइटिन नामक सुगर का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है, यानी बाह्य कंकाल होता है जो काइटिन नाम के सुगर का बना होता है। और ध्यान देंगे दोस्तों, जब अंडे से ये बड़ा होता है तो हर एक स्टेज जो लार्वा छोटा छोटा बच्चा जैसा इसका दिखता है, उसका काइटिन फटता है, फिर अंदर से वाइट रंग का सॉफ्ट बॉडी निकलता है, फिर ये ड्राई होकर के अपने रंग में आ जाता है, फिर ये बड़ा होता है, जिसको बोलते हैं मोल्टिंग।
तो मोल्टिंग के फलस्वरूप ये अपना बाहरी स्केलेटन को बाहर तोड़ के फाड़ के निकालते जाता है और आगे बढ़ता जाता है। मोल्टिंग को आप लोग हिंदी में केंचुल छोड़ना ही बोलते हैं, जो सांप में भी दिखा गया। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, आर्थ्रोपोडा की। तो आर्थ्रोपोडा के शरीर के बाहरी हिस्से में बाह्य कंकाल होता है, हड्डी नहीं होती, याद रखें मैंने क्या कहा कि किसी भी इन्वर्टिब्रेट में कंकाल या हड्डी नहीं होती। तो बॉडी रूप देने के लिए या तो अंदर से पानी उसमें भरा होता है बहुत प्रेशर में, अथवा यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप ये आर्थ्रोपोडा के केस में कि इनके शरीर का बाहरी हिस्सा जो है वो काइटिन नामक शुगर से बने हुए एक्सोस्केलेटन का बना हुआ होता है। ठीक है, अब काइटिन जो है ये खास इसका सब चैप्टर के अंत में हम बोले हैं कि काइटिन का और कहाँ मौजूदगी होता है। पहले हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के प्रकार का। तो आर्थ्रोपोडा के 3 मेजर क्लास होते हैं। पहला क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया यानी जल में रहने वाले आर्थ्रोपोडा। ठीक है, और इसमें एक ही पार्ट, बड़ा पार्ट जो होता है वो सिफेलोपोडा का होता है बाबू। सिफेलोपोडा यानी सिर पे पैर, और सिफेलोपोडा के सिर में 4 जोड़ी या 5 जोड़ी पैर होते हैं। इसको चलेट लेग और नॉन चलेट लेग्स कहते हैं। और ये हो, इसका एग्जाम्पल हो गया झींगा। सिर्फ इतना ही याद रखो कि झींगा क्रस्टेशिया में आ गया, जिसको सिफेलोपोडा भी कहते हैं। दूसरा क्लास हम आते हैं इंसेक्टा। इंसेक्टा यानी कीट वर्ग, और ये कीट वर्ग जो क्लास है दुनिया का सबसे बड़ा क्लास है, अर्थात पूरी धरती पर सर्वाधिक सजीव मेंबर्स अगर किसी क्लास में है तो वो क्लास क्या है, इंसेक्टा है। इंसेक्टा धरती का सबसे बड़ा जंतु वर्ग है। तो इंसेक्टा में आपके हो गए सबसे बड़ा क्लास तो ही गया, और साथ में ध्यान रखेंगे सबसे अधिक शोर मचाने वाला भी क्लास। इंसेक्टा जितना बोलता होता, चिड़िया भी नहीं बोल पाती, चिड़िया भी शोर मचाती है, बट याद रखें बर्ड्स, जो क्लास बर्ड्स है उससे अधिक शोर मचाता है क्लास इंसेक्टा, ये ध्यान रखें। कीट वर्ग खासियत नोट कर लेंगे, 3 जोड़ी पैर, 2 जोड़ी पंख। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसकी अनिवार्य खासियत है 3 जोड़ी पैर, 2 जोड़ी पंख, और शरीर सिर, थोरैक्स और उदर में 3 भाग में बटा हुआ होता है। सिर अलग दिखता है, उससे अटैच हुआ उदर दिखता है, थोरैक्स दिखता है, थोरैक्स में ही ये 3 जोड़ी पैर लगे होते हैं, और पीछे 10 या 12 सेगमेंट से बना हुआ पेट यानी उदर होता है, एब्डोमेन होता है। अब ये विंग्स, पंख और 3 जोड़ी पैर, 2 जोड़ी पंख, 3 जोड़ी पैर, ये थोरैक्स वाले भाग में लगे हुए होते हैं। बोलोगे भैया कि चींटी जो है, चींटी के पैर तो होते हैं, पंख नहीं होते हैं। ध्यान रखना, चींटी भी जब एडल्ट होती है तो उसके भी पंख निकल आते हैं, तभी तो कहावत बनी है भाई, चींटियों के भी पर निकलते हैं, है ना। तो चींटियाँ हो, दीमक हो, कुछ भी हो, जो आपको ऐसे पंख ही नहीं दिखता है, कभी न कभी उसके पंख जरूर आते हैं। तो इंसेक्टा की बात हम करेंगे, उसके फीचर्स में 2 जोड़ी पंख, 3 जोड़ी पैर जरूर होते हैं। कैटिन का बना होता ही है, और जो आँख होती है कंपाउंड आई नहीं होता है, बल्कि कई छोटी छोटी नेत्रिकाएँ आपस में मिलकर उसके बनाती है कंपाउंड आई, नॉर्मल आई नहीं होती। ये कंपाउंड आई होती है जो कई छोटी छोटी नेत्रिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, इसको ओमेटिडिया बोलते हैं। इसलिए इसमें डॉटेड विजन, जैसे आप देखते हैं आजकल के एलईडी टीवी में ना डॉट्स बनते हैं, डॉट्स विजन, तो वैसे ही डॉटेड विजन बनते हैं इसमें भी। इसलिए जो है इसके नेत्र को नेत्र नहीं बल्कि नेत्रिकाएँ बोलते हैं, राइट। और इनके एक्सक्रीशन के लिए क्या बनता है, मालपिगियन ट्यूब्यूल, नोट कर लेंगे। आर्थ्रोपोडा में कीट वर्ग में उत्सर्जन के लिए जो मुख्य अंग है उसका नाम है मालपिगियन ट्यूब्यूल, नोट कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग इंसेक्टा से होकर आगे बढ़ते हैं। इंसेक्टा में आपको पता है मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए, और चर्चा इसकी जब कौन से इंसेक्ट से कौन सा रोग फैलता है, या लाभकारी है कि हानिकारक है, ये चर्चा हम अलग से लेक्चर में कर देंगे। याद रखें कुछ कीट लाभकारी भी होते हैं और अधिकांश कीट हानिकारक भी होते हैं जो आपको बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, चर्चा इसकी अलग से। अभी हम सिर्फ फाइलम की चर्चा कर रहे हैं, तो कीट को ख़त्म करते हैं। यानी आर्थ्रोपोडा में क्लास 2 जो है ये कीट पूरा हुआ। अब क्लास 3 पे आते हैं, इसका नाम है आर्किनीडा। पहला क्लास था आर्थ्रोपोडा का क्रस्टेशिया, दूसरा हो गया आपको इंसेक्टा, तीसरा हो गया आर्किनीडा। ये भी कई बार पूछ चुका है। आर्किनीडा की खासियत क्या है, इसके 4 जोड़ी पैर होते हैं, ठीक, और इसमें सांस लेने के लिए बुक लंग्स होते हैं। ये 2 फीचर याद रखेंगे, सांस लेने के लिए इसमें बुक लंग्स होते हैं और 4 जोड़ी पैर होते हैं। से सब कुछ इसमें इंसेक्टर से मिलता है कि मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक्सोस्केलेटन होता है, कैटिन का बना होता है, नेत्रिकाएँ होती हैं, सेस कॉमन है, लेकिन 4 जोड़ी पैर और बुक लंग्स जो कि ऐसे ऐसे हारमोनियम के भाती की तरह से खुलता बंद होता है, उससे हवा अंदर बाहर जाती है, उससे ये सांस लेते हैं। तो बुक लंग्स और 4 जोड़ी पैर किससे खासियत हैं, तो आर्किनीडा एक खासियत है। एग्जाम्पल हो गया मकड़ी हो गया, बिच्छू हो गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार आपने
क्लास आर्थ्रोपोडा ही ऑर्डर ये फाइलम आर्थ्रोपोडा ही पढ़ लिया। अब अंत में मैं बोलता हूँ, मैंने कहा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के प्रत्येक सजीव के बाहरी हिस्से, शरीर के बाहरी हिस्से, इसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, काइटिन नामक शुगर का बना होता है। इसका मेल कहाँ पे है ये नोट कर लें, ज़रूर नोट कर लें कि प्रत्येक जो फंगस है, लाइक जो फंगस रोटी वगैरह में लग गया, या फिर आप जो खाते हैं एगरिकस जिसको बोलते हैं, मशरूम खा रहे हैं, उन सबों में काइटिन नामक शुगर से बना हुआ कोशिका भित्ति होता है। तो जहाँ फंगस की बात करो, यहाँ इंसेक्टा की बात करें, मिल रहा है कि नहीं, जो साबित करता है कि हर जीव आपस में कहीं न कहीं एक थे, जो धीरे-धीरे विकसित होकर के अलग-अलग बनते गए हैं। तो काइटिन जैसे एक्सोस्केलेटन में है इंसेक्टा के या फिर आर्थ्रोपोडा के, वही काइटिन शुगर प्रत्येक फंगस के अंदर भी मौजूद है। ये नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग फाइलम मोलस्का की ओर बढ़ते हैं। फाइलम मोलस्का यानी जो ऐसा सजीव जो अपना घर साथ लेके चलता हो, कहीं भी किराए का मकान की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपना घर लिया, बांधे हुए घर, जहाँ जा रहा है घर साथ साथ जा रहा है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट से बने शेल उसके साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है ना। मोलस्का की खासियत क्या होती है, इसके बॉडी कवर को मेंटल बोलते हैं। मेंटल के ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ खोल हुआ, शेल हुआ, उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, जिससे कि पानी की प्रेशर से ही अपने आप को शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, और साथ में पानी से ही ये त्वचा के द्वारा श्वसन भी कर पाते हैं। अधिकांश शाकाहारी होते हैं और इसमें रेडुला नाम का दंत सॉरी इसमें रेडुला नाम का दंत जैसा आकृति ऐसे बना होता है, जो ऐसे घूमता रहता है, जैसे जाता होता है ना गांव देहात में, उस तरह का रगड़ते हैं, सिलवट पे जाता है, सिलवट जो होता है उसको रगड़ते हैं, तो रगड़ोगे तो पिस जाएगा। तो वैसे ही जो भी ये घास वगैरह खाते हैं उसको रेडुला से रगड़ते हैं, जिससे कि ये पतला पतला आकार में टूट जाता है, और इस तरह चबा के खाना खा लेते हैं। अपना बॉडी में टॉर्सन होता है, स्ट्रेट बॉडी नहीं होगा, बॉडी लंबी है इनकी, और एक खोल के अंदर आनी होगा, तो घुमा करके ये डाल देते हैं। किसी भी चीज़ को मान लो बहुत लंबा चीज़ है, उसको रखना है, सपोज करो मान लो ये देखो, ये है मेरा मास्क, ये तो बहुत लंबा होगा, और इसमें डालना है तो क्या करेंगे, इसको रख के गोल गोल घुमा देंगे ऐसे, तो रखा गया कि नहीं रखा गया। तो इसके ही बॉडी में क्या होता है, गोल गोल टॉर्सन होता है, टॉर्सन की मदद से ये एक सेल के अंदर आ जाते हैं, इसलिए बॉडी इसका राउंडेड होगा जब ये निकलेगा तो, ठीक है। ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, पानी में इनको पानी चाहिए ही चाहिए, हालांकि ये ज़मीन पर ही चलते हैं, लेकिन मेंटल में पानी भरे होते हैं, बिना पानी के इनका त्वचीय श्वसन यानी मेम्ब्रेन रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन ऑफ गैस पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये चलते हैं पानी का कुछ ना कुछ पार्ट लेकर के, या पानी में रहते भी हैं, उदाहरण हो गया घोंघा, सितुआ वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ प्रश्न अभी अनिवार्य रूप से आपको जानना बाकी है। ऐसा मोलस्का जिसमें शेल यानी उसका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ जो खोल है, सेल है, वो नहीं होता है। पहला एग्जांपल गार्डन स्नेल, गार्डन स्नेल बिना खोल के भी बगीचे में आपको चलते मिल जाएंगे, एक हो गया। दूसरा हो गया आपको ऑक्टोपस, तीसरा हो गया आपको लिलिगो। ये सब एग्जांपल्स हैं जो बिना खोल के होते हैं, राइट। बाकी सीपी हो गया, सितुआ हो गया, घोंघा हो गया, आपको एग्जाम्पल तो पता ही है। अब कुछ विशेष पॉइंट की चर्चा करेंगे। इसी में होता है एक सीपी जिसको ओएस्टर बोलते हैं, उसमें पर्ल यानी मोती बनता है। सीपी के अंदर अगर कोई बालू चला जाए तो सीपी के जो मेंटल होते हैं समझते हैं कि हमको मेरे को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, इसको ख़त्म करो, तो उस बालू या कोई कण के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ लेप लगाना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो ड्राई होकर गोल मोती का रूप ले लेते हैं। और मछुआरे क्या करते हैं, इसी को सीप को ला करके सीप के बॉडी को मार करके उनका मोती निकाल लेते हैं। बड़ी नाइंसाफ़ी है, अपने फ़ायदे के लिए सीपी को मार देते हैं ये लोग। और कुछ लोग क्या करते हैं, सीपी को लाके अपने घर के एक्वेरियम में रख करके आर्टिफिशियल मोती ही बनाया करते हैं, सिंपल। तो याद रखना है आपको कि पर्ल ओयस्टर से मोतियाँ निकलती हैं। एक हो गया ऑक्टोपस के 3 हार्ट होते हैं, और 3 हार्ट में 3-3 चैम्बर यानी 9 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, ऑक्टोपस में याद रखेंगे। और 8 पैर होते हैं, और ये फ्री स्विम कर सकता है, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग लिलिगो में। तो ये क्या, इसके बॉडी में भरा होता है क्या, स्याही, इंक। जब भी कोई लगता है कोई दुश्मन इसको शिकार कर लेगा, तुरंत से इंक ये रिलीज़ कर देते हैं, और पानी के अंदर ब्लू या ब्लैक पूरा बादल बन जाता है, शिकारी को दिखाई पड़ता नहीं, लिलिगो बाहर निकल जाता है। उसी में हो गया आपको स्टिंगरे, जिसके बॉडी के एक पूंछ जैसी रचना होती है, और बहुत बड़ा एक फलक लगा होता है, बहुत बड़ा कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, जो अगर मार दे तो इंसान की मौत या बॉडी में छेद भी हो सकती है। और एक हो गया आपको टॉर्पीडो, जो कि बहुत तेज़ी से भागते हैं, जिसके नाम पे ही सबमरीन के बम का, रॉकेट का नाम पड़ा टॉर्पीडो। ये बहुत तेज़ भागते हैं,
पानी आगे से खींचते हैं, पीछे से पानी जेट के थ्रू छोड़ते हैं और जेट के स्पीड के कारण ये बहुत तेज स्विम कर सकते हैं। सब एग्जाम्पल्स हैं आपके मोलस्का के। अब मोलस्का के बाद हम लोग आते हैं सीधा सीधा अंतिम जो इन्वर्टिब्रेट का अंतिम फाइलम है वो है इकानोडर्मेटा। इसमें कुछ चीज़ याद रखेंगे। इकानोडर्मेटा जो होता है इसके बॉडी में 5 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं। 5 भुजाएं होंगी और जैसे देखे होंगे क्या करते हैं दशहरा वगैरह वो 3-4 पाइप बना हुआ होता है, गोल गोल रोल होता है, अब फूकते हैं तो लंबा लंबा निकल जाता है ना। तो सही पानी के प्रेशर से इसकी 5 भुजाएं फैली होती हैं। यानी कि जो इसके पैर होते हैं उसमें ट्यूब होता है और ट्यूब में पानी प्रेशर से भरा होता है। तो जो इकानोडर्मेटा है उसमें क्या खासियत है? ट्यूब फिट 5 आर्म्स होंगे और उसमें ट्यूब फिट मौजूद होगा, जिसकी मदद से ये चल पाते हैं। और उसके बाद चूषक होते हैं, तो पानी आता और जाता है किससे? मैड्रीपोराइट नाम के होल से प्रेशर मेंटेन करता है और उसके आर्म्स में चूषक लगे होते हैं। ये पूर्णतः मांसाहारी है, जो मोलस्का ऐसे प्राणियों के खोल को खींचता है और उसको फिर खा लेता है। तो जो इकानोडर्मेटा है ये भी पूर्णतः मैरीन एक्वाटिक है, समुद्र में ही पाए जाते हैं। 5 भुजाएं होती हैं, साथ साथ इसमें ट्यूफिट पाए जाते हैं। मैड्रीपोराइट से ये पानी भी भरते हैं और खाना खाने का भी काम कर लेते हैं। और भाई इसके एग्जांपल्स में आ जाइए तो स्टारफिश हो गया, एस्टेरियासिस हो गया, ठीक है ना, सी अर्चिन, ये सब हो गए। एस्टेरियासिस और क्या कहते हैं ये स्टारफिश, ये इसके मेन एग्जांपल्स हैं, ध्यान देंगे। तो आपने देखा कहीं भी ये बिगिनिंग फ्रॉम प्रोटोजोआ अप टू इकानोडर्मेटा, क्या खास बात है भाई? इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, नोटोकॉर्ड नहीं होता है। अगर तंत्रिका तंत्र होती भी है एक हल्के रस्सी के रूप में, तो वर्टिब्रेट में जैसे हम लोग में पीठ की ओर होती है ना मेरुरज्जु, इन वर्टिब्रेट में पेट के भाग की ओर होती है तंत्रिकाएं, ये ध्यान देंगे। इसमें कोई भी हड्डी या उपास्थि नहीं होती इनवर्टिब्रेट में, और इसी कारण कोई कंकाल भी नहीं होता। और इसी कारण दोस्तों कंकालीय पेशी यानी स्केलेटल मसल भी इन इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होती है। साथ साथ लगभग सभी इनवर्टिब्रेट स्किन से ही श्वसन करते हैं और इसमें कोई भी गिल्स या फेफड़ा मौजूद नहीं होता है, किडनी मौजूद नहीं होती है। एक्सक्रीशन के लिए अमीबा अपने कोशिका झिल्ली से, स्पंज भी अपनी कोशिका झिल्ली से, क्या कहते हैं आपका स्लेंट्रेटा भी कोशिका झिल्ली से। रही बात एनलिडा की, सॉरी ये हेलमिंथ की, तो हेलमिंथ में फ्लेम सेल्स होते हैं, एनलिडा में नेफ्रिडिया होते हैं। उसके ऊपर आप चले जाएंगे क्या कहते हैं आर्थ्रोपोडा में मालपिगियन टिब्यूल्स होते हैं, मोलस्का में नेफ्रिडिया होते हैं, और क्या कहते हैं इकानोडर्मेटा में भी नेफ्रिडिया होते हैं। इस तरह से कहीं भी किडनी नहीं होता, ये ध्यान देंगे आप। और जनरली सभी के सभी इनवर्टिब्रेट अमोनिया अथवा यूरिया ही एक्सक्रीशन के रूप में करते हैं, कहीं भी यूरिक एसिड बाहर नहीं आता। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जैसा मैंने कहा कि अमोनिया और यूरिया उनके लिए जो पानी में रहता है, लेकिन एक है ऐसा जीव जो पानी में कम से कम रहता है, वो है आपका कीट वर्ग, मकड़ी वर्ग, क्रस्टेशिया और इंसेक्टा। तो जहाँ पानी में ये लोग कम से कम रहते हैं, इनमें यूरिक एसिड के रूप में भी एक्सप्रेशन होता है। केचुआ वगैरह में यूरिया के रूप में, और बाकी जो पानी में स्ट्रेट रहते हैं वहाँ सीधा अमोनिया के रूप में एक्सप्रेशन होता है। जबकि मोलस्का और इकानोडर्मेटा में यूरिया के रूप में ये एक्सप्रेशन बाहर आता है। तो याद करेंगे, रिपीट करता हूँ, प्रोटोजोआ एक्सप्रेशन अमोनिया के रूप में, पोरीफेरा अमोनिया के रूप में, सोलेंटरेटा अमोनिया के रूप में, क्या कहते हैं आपका ये हेलमिंथ मोटा मोटी अमोनिया यूरिया के बीच काले रूप में, यूरिया के रूप में एक तरह से, एनलिडा कंप्लीट यूरिया के रूप में, आर्थ्रोपोडा यूरिक एसिड के रूप में, मोलस्का और इकानोडर्मेटा यूरिया के रूप में। तो इस तरह से भाई मैंने मोटा मोटी आप लोग को बतला दिया कहाँ से कहाँ तक, प्रोटोजोआ से लेकर के और इकानोडर्मेटा तक, मेन फीचर्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। और अगली क्लास में हम आएंगे वापस वर्टिब्रेट के फीचर्स के साथ। तब तक के लिए ध्यान से इसको पढ़ते रहें और दिल से पढ़ें ताकि कम्पीट करें, सिर्फ सुपरफिशियल पढ़ाई ना करें। और अगर मेरे वीडियो पसंद आया हो तो भैया देर किस बात का, लाइक करो और शेयर करो ना। और भी पढ़ाई करनी है ऑनलाइन मीडियम से अच्छी क्लास के साथ। तो दोस्तों
इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बी हेल्दी एंड बी वर्दी। अपने आप को चिट कभी नहीं करना। दिल से पढ़ोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको कम्पीट करने से नहीं रोक सकती है। बस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।